गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लाइट थोड़ा ठीक करो यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यस, केवीडी भी खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन बेटा टॉपिक ना पढ़े। इस टॉपिक के बाद ये जो टॉपिक है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और एज आई प्रॉमिस, जैसा मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, हम क्वेश्चन करेंगे कि हम 50% क्वेश्चन इंस्टा पोल से करेंगे। चलेगा? चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। PYQs जो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेटा मुझे पता है केबीडी इज पेंडिंग, केबीडी इज पेंडिंग, आई नो, बट बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मुझे पता होता कि तुम इतना वेट कर रहे हो तो मैं आज पहले PYQ करा देती। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नॉट लास्ट लेक्चर। अभी टोटल 4 लेक्चर है आज का इंक्लूड करके। आइसोमेरिज्म आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर हमारे PYQ बहुत सारे हैं तो हम 2 क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। यस, MD मनीष दुबे सर का बर्थडे आज नहीं है बेटा, कल था। यस, बिल्कुल विश किया, सब लोगों ने विश किया। चलो एक बार जल्दी से विश कर दो सर को। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू द मनीष दुबे सर, मनीष दुबे सर, ठीक है। कर दिया विश? चलो कर लो, एक बार विश कर लो सर को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से हम PYQs टोटल 2 क्लास में करेंगे। कोऑर्डिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द नीट एग्जाम ऑल्सो, एज वेल एज फॉर द बोर्ड पर्पस। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे। ये टॉपिक है, इससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं तो हम इन टॉपिक्स को जरूर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बेटा। सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें रिकॉल कराना चाहती हूं, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी है GOC में, जो कि आपने पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है। पहले कहां पढ़ी है बेटा? GOC में रिवीजन हुआ, प्लस आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आपने कहां पढ़ा बेटा? जब आपने 12th क्लास में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ा। चलो आप लोग विश कर लो एक बार सर को, मैं सर तक आपकी विशेष पहुंचा दूंगी, ठीक है। कॉल प्लीज बेटा, बर्थडे आज नहीं है, हो सकता है सर क्लास ले रहे हो सकता है ना सर क्लास ले रहे हो सकता है सर क्लास ले रहे हो बेटा। अभी हमारी भी क्लास है, अभी हम पढ़ लेते हैं ना। यहाँ से जाने के बाद मैं बता दूंगी कि लक्ष्य नीट के स्टूडेंट्स ने बहुत 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 सारा प्यार भेजा है सर के लिए, सर के बर्थडे पे। और सर के लिए बेस्ट गिफ्ट यही होगा बेटा कि आप मस्त होके मेहनत करो, मस्त होके मेहनत करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप विश करिएगा सर को, बिल्कुल, ठीक है। तो जिनका अकाउंट नहीं है इंस्टा पे, वो परेशान मत हो, मैं आपकी विशेष पहुंचा दूंगी सर तक, ठीक है। कंटिन्यू करते बेटा आज की क्लास। आपने 11th क्लास में पढ़ा है आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या समझते हो बेटा? जल्दी बता दो, आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हो? आज मैं आपको पूरा समरी बता देती हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं उसका, उसके बाद हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अब देखो कितने नालायक हो रहे हो तुम लोग। बेटा हो सकता है सर की क्लास हो, अभी कैसे कॉल कर दें बेटा? हो सकता है सर की क्लास हो। आई एम डैम, मैं प्रॉमिस कर रही हूं, मैं सर तक आपकी विशेष पहुंचा दूंगी, ठीक है। बिल्कुल बोल दूंगी बेटा सर को, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू द गॉड ऑफ बायोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर की तरफ से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। आइसोमेरिज्म से आप लोग क्या समझते हो? जल्दी से बता दो बेटा, आइसोमेरिज्म से आप लोग क्या समझते हो? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ बेटा। 11th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनके एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस प्रोसीजर को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, राइट। यही होता है बेटा, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब मैं आपको अगर इसका ब्रीफ में समझा दूं तो यहां पर भी बेटा आइसोमेरिज्म को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करने वाले हैं। मैं आपको फ्लो चार्ट में तो पढ़ाऊंगी, यहां पे मैं आपको एक
क्या कहते हैं उसको, इनिशियल, एक ब्रीफ में समझा दे रही हूं ताकि आप ये ना कंफ्यूज हो जाओ कि यहां पर चल क्या रहा है, ठीक है। तो बेटा ये भी दो तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और नंबर 2 हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिनके एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनकी स्ट्रक्चर देखने में अलग होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिंपली जैसा नाम वैसा काम। फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये सारे आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे। जैसा नाम वैसा काम, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म it arises due to the spatial arrangement of atoms in 3D। 3 डायमेंशनल में जब हम अरेंजमेंट करते हैं एटम्स का 3D में, मैम समाप्ति मैम को ले आओ ना एक बार, शी इज बेस्ट जूलॉजी टीचर। बेटा पढ़ना नहीं है, पहले हम बात ही कर लें, एक क्लास सिर्फ पोल कराना मैम, प्रॉमिस, पीवाईक्यू पोल से ही करेंगे। और बोलो मैम आई लव योर टीचिंग, आई लव यू ऑल, थैंक यू। अब पढ़े बेटा, एक रेखा तो बताने दो, एक भूमि रेखा तो बताने दो इसकी, उसके बाद बात करते हैं ना। आज फाइनली चैट तो ठीक आ रही है बेटा। समाप्ति मैम स्टूडियो में नहीं है, समाप्ति मैम अपने होम टाउन गए हुए हैं, एक बार वो आएंगे तो उन्हें बुला लेंगे। और बोलो बेटा, और क्या किया जाए आप लोगों की खिदमत में, और बोलो, और बोलो, पीवाईक्यू पोल से करेंगे। और बोलो, और बोलो मैम प्लीज कॉल मनीष सर। बेटा सर की क्लास हो सकती है और अभी अपनी क्लास चल रही है, अगर सर यहाँ होते मैं जरूर सर को क्लास में बुला लेती। केबीडी भी खेलेंगे, हमारा केबीडी ही होगा। मैम आप ही 11th कराओ, सब करा देंगे। और बोलो बेटा, बिल्कुल करवाएंगे 11th। और बोलो बेटा, कंटिन्यू करें बेटा, स्टार्ट करें, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना। यस आई नो आशुतोष, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, अब देख लो ध्यान से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रही थी। तो मैं 11th को इसलिए रिवाइज करा रही हूं बेटा क्योंकि 11th में जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं उससे एक छोटा मिलता जुलता रिश्ता है यहां पर भी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट अराइजेस ड्यू टू द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। स्पेशियल अरेंजमेंट से क्या मतलब है कि 3D में उनकी शेप्स में जो डिफरेंस होता है, तो वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका 3D अरेंजमेंट एटम का डिफरेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को हम फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप जो समझा रहे हो बोर्ड पे लिख दो, मैं लिखवाऊंगी बेटा, ठीक है, मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाई हुआ है। नंबर 1 that is geometrical isomerism और नंबर 2 that is optical isomerism। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट, आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड। यहां पे हम एक ही टाइप का पढ़ेंगे, दैट इज सिस ट्रांस। जब 2 लिगेंड आपस में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे वो स्ट्रक्चर सिस होगा, और जब 2 लिगेंड्स आपस में 180 डिग्री पे होंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास ट्रांस होगा। नेक्स्ट बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक पूरा आप पढ़ते हो, पीपीएल लाइट वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है कि पीपीएल लाइट से जब पास करेंगे तो उस केस में अगर कंपाउंड में किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैम ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी भी कंपाउंड को किसी भी तरीके से अगर आप 2 बराबर भाग में बांट दो, अगर उन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में
कंप्लीट कर सकते हो, बांट सकते हो, तो वो है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है। और अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन लग जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाए, अगर किसी भी तरीके से आप उस कंपाउंड को दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट मींस वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बस आपको क्या देखना है बेटा, ये देखना है कि उसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री ना लगे। दैट मीन्स आप उसको किसी भी तरीके से दो बराबर भाग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट ना कर सको, दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, ये हम कैलकुलेट करते थे वाया एनेंशियोमर्स, डबल हो जाते थे। एनेंशियोमर्स क्या होते थे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, कभी आप अपने हाथ को मिरर में देखना, जब आप अपने हाथ को मिरर में देखते हो तो ये आपको ऐसा दिखाई देता है। अगर आप मिरर में देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, मतलब इस हाथ की जो इमेज हमने मिरर में देखी वो है तो उसकी मिरर इमेज, लेकिन अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। मतलब अगर ऐसे हाथ आपने देखा है तो मिरर में ये ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रखूं तो पूरी तरीके से इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा ना, इधर का अंगूठा इधर है तो इधर इधर आ रहा है, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। यानी कि वो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। राइट, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल्स क्या है, कभी कभी भी आप एम्बुलेंस देखना, लिखा हुआ एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो अपोजिट लिखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि जब आपके जो बाइक्स के मिरर होते हैं उसमें जब वो मिरर इमेज आती है तो वो सीधा दिखाई देता है। अगर कभी बचपन में मॉनिटर बने हो, कभी स्कूल के कैप्टन बने हो, मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी, तो एक बैच मिलता था लगाने के लिए, वो बैच पे लिखा हुआ रहता था हेड गर्ल, हेड बॉय, स्कूल कैप्टन, स्कूल वाइस कैप्टन लिखा हुआ रहता था। अगर उसको जब अपन मिरर में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है बताओ, जब हम उसे मिरर में दिखते हैं तो वो अपोजिट दिखाई देता है। तो वो है तो उसकी मिरर इमेज, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्लियर, वो उसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है। तो बस हमें जब कंपाउंड दिए जाए तो पहले हम देखना सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल होने चाहिए। मैम ये बात समझ नहीं आई बेटा, अब समझाते हैं। अगर मैं जाऊं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ जाती हूं तो हमारे पास दो तरह की शेप्स हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। कौन कौन सी शेप्स थी बेटा, एक थी टेट्राहेड्रल और एक थी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 109.5 डिग्री। इवन सारे एंगल्स इतने ही होते हैं, बॉन्ड एंगल इतना ही होता है, एक से ज्यादा टाइप का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में होता ही नहीं है। दैट मीन्स ना तो आप उसमें सिस देख सकते, ना ही आप उसमें ट्रांस देख सकते। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, हम क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल होने चाहिए, तभी तो सिस ट्रांस देख सकते हो। नेक्स्ट बेटा, दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात करते हैं ऑप्टिकल की, तो वो हर मॉलिक्यूल जो लीनियर होता है, जो प्लेनर होता है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा, सेंटर में मेटल होता है, 4 लिगेंड होते हैं, चारों सेम प्लेन में होते हैं। मान लो आपके बर्थडे पे केक लाया गया और वो केक था ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा केक था बेटा, ब्लैक फॉरेस्ट केक था, स्क्वायर की शेप में था, पूरा केक इक्वली पूरा क्रीम्ड था। अगर उस केक को मैं बीच में इस तरीके से कट कर दूं
तो वो केक बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें सारे लिगेंड सेम प्लेन में होते हैं। अगर सारे लिगेंड सेम प्लेन में होते हैं तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट इन जनरल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दैट मींस वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते बेटा? इसीलिए शो नहीं करते क्योंकि वो एक प्लेन में होते हैं, और जो एक प्लेन में है उसको बराबर काटा जा सकता है, बराबर बांटा जा सकता है। दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक इमेज मैं माइंड में बैठा रही हूं, हम एक एक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, घबराना मत, ठीक है? तो अब वापस आ जाते हैं, टॉपिक क्या है हमारा? आइसोमेरिज्म। थिंग इज ऑल अबाउट compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms are called isomers, and this process is called isomerism. Classified as स्ट्रक्चरल स्टीरियो। स्ट्रक्चरल जैसा नाम वैसा काम, स्टीरियो दो तरीके से, ज्योमेट्रिकल में बस ट्रांस देखना है और ऑप्टिकल में बस ये देखना है क्या उस कंपाउंड को दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर उसमें एक भी प्लेन लग जाए वो उस कंपाउंड को दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दैट मींस कि उसमें प्लेन लग रहा है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? अब वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरल फर्दर क्लासीफाई हुआ ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग, अब ऑब्वियस है हम आइसोमेरिज्म कहां पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस हैविंग same molecular formula, same molecular formula, molecular formula, or we can say it chemical formula. But different arrangement of atoms, different arrangement of atoms are called isomers, and process is called आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये जो आइसोमेरिज्म है बेटा, ये फर्दर दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म फर्दर दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बेटा। नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज स्ट्रक्चरल। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल। और नंबर 2 है हमारे पास स्टीरियो। नंबर 2 क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको क्या बताया, इसको स्टीरियो भी बोलते हैं, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने स्ट्रक्चरल के बारे में क्या बोला बेटा? इट अराइजेस ड्यू टू different structure. It arises due to different structure. ये arise होता है बेटा structure different होने की वजह से, and it arises due to spatial arrangement of atoms in 3D। और ये फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई हुआ है। नंबर 1 दैट इज ज्योमेट्रिकल, एंड
नंबर 2 इज ऑप्टिकल। क्लियर? एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, फिर हम स्ट्रक्चरल शुरू करते हैं। एक बार हाँ हाँ बेटा लिख लो, ये तो मैंने समझा ही दिया ना। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जिनका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का, स्ट्रक्चर और 3D में अगर डिफरेंट है तो इसकी वजह से। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यस बेटा नोट कर लो कर लो, रुके हुए हैं हम। ठीक है, यस बेटा लिख लो लिख लो। लिख लिया? बच्चे कैसे भी खुश नहीं है ना। एक बच्चा बोल रहा है मैम आप टाइप नोट्स नहीं लाए क्या? टाइप लाते तुम उसमें भी दुखी रहते हो, और लिखते हैं तुम उसमें भी दुखी रहते हो, कैसे भी खुश नहीं रहते। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। डन? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया बेटा? यस बेटा, इस जीआई में कंटिन्यू करना था तो जीआई में लिख लेना बेटा, जीआई में लिख लेना नीचे, दैट इज क्या? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? और उधर ब्रैकेट में लिख लेना अराइजेस when more than one type of bond angles, one type of bond angles are present। ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर करूंगी बेटा जब हम डिटेल में जीआई पढ़ेंगे। वहीं पे बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, if plane of symmetry is absent, अगर plane of symmetry absent है तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली दैट इज एक्टिव। यस बेटा, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल में नंबर 1 है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ बेटा, नागेंद्र पटेल जी पूछ रहे हैं मैम स्टीरियो की डेफिनेशन समझ नहीं आई। ये लो बेटा वापस आ गए स्टीरियो पे। इट अराइजेस ड्यू टू स्पेशियल, स्पेशियल ये बेटा SPTIAL वाला है, स्पेशियल आप वाला नहीं है। ये स्टीरियो के लिए यूज होता है। 3D में जो 3 डायमेंशनल में जो एटम्स का एक्चुअल अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। क्लियर मैम? आवर सिलेबस कंप्लीटेड डेट अप्रॉक्स नेक्स्ट मंडे। अभी आने वाला मंडे सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं PYQ कराऊंगी बस। और कुछ बोलो बेटा, पूछो पूछो पूछो, जो पूछना है पूछो जल्दी। अब बोलो आगे, बोलो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, एक बात बताओ, नाम से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? नाम से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन कहाँ पढ़ा था हमने? जिस दिन हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में जो हमारी सेकंड क्लास थी, जहां पर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करके बताया था, जहां पे मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बारे में बताया था। तो मैंने ये भी कहा था कि जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है उसे आयनाइजेशन स्फीयर बोलते ही इसलिए है क्योंकि वो आयनाइजेबल होता है। अगर हम उस कंपाउंड को पानी में डाल दें
तो जो आयनाइजेशन स्फीयर में होगा वो आयनाइज होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा वो आयनाइज नहीं होगा। तो दो ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, जिनका सेंट्रल मेटल एटम सेम है और उसमें प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड भी एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि अगर उस कंपाउंड को, दोनों कंपाउंड को हम पानी में डाल दें तो दोनों से डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होंगे। दोनों से डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस इसीलिए होंगे बेटा क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयन है वो दोनों का डिफरेंट है, बाकी सब कुछ दोनों का सेम है। बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाया जाएगा, पंकज सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, घबराओ ना बेटा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। तो इट अराइजेस, इट दिस isomerism arises by different ions produced in aqueous form। जो हमारे पास कंपाउंड है आइसोमर्स, यहां प्रोड्यूस्ड बाय, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय आइसोमर्स इन एक्वस फॉर्म। देखना बेटा इसका एग्जांपल, देखो बेटा, एक कंपाउंड है आपके पास और कंपाउंड का फॉर्मूला है CO NH3 होल 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज और Br। क्लियर? अब ये जो कंपाउंड है यहां पर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड 6 है, 2 क्लोरीन 4 अमोनिया, और ये जो ब्रोमीन है जो ब्रैकेट के बाहर है वो कौन सा एरिया कहलाता है बेटा? ये एरिया कहलाता है आयनाइजेशन स्फीयर। क्या कहलाता है बेटा? आयनाइजेशन स्फीयर, यानी कि ये आयन आयनाइजेबल होता है। अगर इस कंपाउंड को पानी में डाल दिया जाए, अगर इस कंपाउंड को पानी में डाल दिया जाए तो ये अपने साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस प्लस Br माइनस, ये अपने साथ ब्रोमाइड आयन देगा। वहीं पे बेटा इसी का मैंने आइसोमर बनाया है। क्या आइसोमर बनाया है बेटा? देखना, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl Br और यहां प्रेजेंट है Cl। बस क्या किया, यहां पर ब्रोमीन बाहर था, यहां पर क्लोरीन बाहर है, कोई बात नहीं, बाहर जो है वो आयनाइजेबल है। जब इस कंपाउंड को पानी में डाला जाएगा, जब इस कंपाउंड को पानी में डाला जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? CO NH3 होल 4 Cl Br प्लस प्लस Cl माइनस। तो ध्यान से देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है। कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया अमोनिया, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, मतलब कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन एकदम सेम है। डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि अगर दोनों को पानी में डाल दिया जाए तो दोनों के आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयंस प्रेजेंट है वो दोनों आयंस डिफरेंट है। तो ये कौन से आइसोमर्स हुए बेटा आपस में? ये हुए आयनाइजेशन आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है एकदम? जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। यस बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। यस बेटा, नोटेड? एक्सक्यूज मी,
यस बेटा नोटेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, देखना बेटा उसके और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, प्लेटिनम, अमोनिया, होल 4, सल्फेट, यस बेटा क्या ये शो करेगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? सोच सोच के बताना, सोच समझ के बताना, सोच सोच के नहीं, सोच समझ के बताना बेटा। क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल बिल्कुल शो करेगा। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर आयनाइजेशन स्फीयर में ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहां आयनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट प्रेजेंट है। जब दोनों को पानी में डालेंगे तो ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, वो आयनाइजेबल नहीं होता, लेकिन जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है वो आयनाइजेबल होता है। क्लियर हो गया बेटा एकदम? नेक्स्ट हमारे पास, ये नोट कर लो बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है उसका नाम है हमारे पास, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? लिंकेज से आप क्या समझते हो? लिंकेज से आप समझते हो लिंक, लिंक मतलब जुड़ा हुआ। तो हमारे पास वो आइसोमर्स जहां पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब केमिकल कंपोजिशन एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पता है किस चीज का है? डिफरेंस है डोनर एटम का। यानी कि ये आइसोमर्स वो ही कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं, वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनमें एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो। तो दिस आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीडेंटेट ligands. It arises due to ambidentate ligands. Ambidentate ligands क्या होते हैं बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट होती है, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही डोनर साइट से डोनेट करते हैं। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बेटा, कोबाल्ट हो गया, अमोनिया हो गया, होल 4। क्लियर? और यहां पर NO2 प्रेजेंट है इस तरीके से। अब इस केस में दूसरा कंपाउंड मैंने क्या बना दिया बेटा? कोबाल्ट, अमोनिया, होल 4 और मैंने बना दिया ONO। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था बेटा, हमने आपको बताया था कि अगर N आगे लिखा हुआ है यानी कि नाइट्रो ग्रुप में से डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। और अगर यहां पर दोनों कंपाउंड में जो कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन है वो एकदम सेम है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड सब सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ पता है किस चीज का डिफरेंस है? जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है ना, तो नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है बेटा? जिसके पास दो डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आदित्य मैम जी आप जस्ट क्लास खत्म करा के आई हैं बेटा, आप अर्जुना नीट में भी थे क्या? बताओ जल्दी, आप अर्जुना नीट में भी थे? हाँ जी बेटा, मेरी पहली क्लास अर्जुना नीट में थी आज 3 बजे से, अभी मेरी दूसरी क्लास आप लोगों के साथ है। बोलो आदित्य, दोनों क्लास अटेंड करते हो? कोई बात नहीं बेटा, हाँ ये मेरी सेकंड क्लास है। देख लो बच्चों ध्यान से, अब इन दोनों में
कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है। डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ डोनर साइड का। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जिस लिगेंड के साथ अटैच हो रहा है, अगर उसकी सिर्फ डोनर साइड चेंज हो रही है, दैट मींस कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म को। किससे बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म को। क्लियर हो गया ये पॉइंट बेटा? बिल्कुल, ये हो गया ONO ट्वाइस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके भी हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। और जो हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होते हैं, इनमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता है। क्लियर? यस, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। यस बेटा। निखिल साहू, होल 5 होगा मैम NH3। NH3 होल 5 क्यों होगा बेटा? मैंने 2 लीगेंड ले लिए ना, मैंने 2 लीगेंड ले लिए ना, NO2 के नहीं ले सकते? बिल्कुल बेटा। साइनाइड भी एम्बिडेंटेड लीगेंड है, तो CN और NC भी आपस में लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बेटा सॉल्वेट एंड दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दिस isomerism arises due to नंबर ऑफ, देखो बेटा, अगर आपका सॉल्वेंट अमोनिया है तो अमोनिया का नंबर, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो उसी आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अगर आपका सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो उसे हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। तो दिस आइसोमेरिज्म इज अराइजेस ड्यू टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से इट solvent molecules inside and outside arises due to difference in number of difference in number of water molecules or solvent molecules inside and outside the coordination pair, inside and outside the coordination pair। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। बिल्कुल बेटा, हम बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं दिस इज अ special type of ionization isomerism। कैसे समझना बेटा ध्यान से, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। देखना बेटा एग्जाम्पल इसका पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया दैट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमोनिया होल 6 और बाहर मैंने लिख दिया Cl3। देख लो बेटा, इस कंपाउंड को एक बार ध्यान से देख लो। इस कंपाउंड को मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूं? CO अमोनिया होल 5, एक Cl अंदर ले लिया, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा Cl2 और एक अमोनिया भी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का है बेटा? अगर मैं अमोनिया अंदर 4 ले लूं, 2 क्लोरीन अंदर ले लूं, तो बाहर 1 क्लोरीन बच जाएगा। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में हमारा सॉल्वेंट अमोनिया है। तो देखो बेटा, अमोनिया यहां पर 6 है, यहां पर 5 है और यहां पर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो अमोनिया के लीगेंड एज अ मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट था, अगर वो ब्रैकेट के बाहर है,
तो हमारा जो आइसोमर है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे बेस्ड है कि आपके पास जो लिगेंड है न्यूट्रल वाला वो अंदर और बाहर कितने हैं। दिस इज स्पेशली फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। अगर अदर देन वाटर है तो इसे हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और अगर लिगेंड वाटर है तो उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा, उसके एग्जांपल्स भी देख लो। तो हमने वाटर वाले कॉम्प्लेक्स भी पढ़े ही है, कोबाल्ट H2O होल 6, बाहर Cl3 है। अब इस केस में वाटर को बाहर भी तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, CO H2O होल 5, इधर Cl और इधर Cl2। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा इसे, दैट इज CO H2O होल 4 Cl2, और वहां पे बचे हुए Cl कहां जाएंगे, बचे हुए H2O बाहर, यहां पर बचे हुए H2O बाहर, क्लियर, और एक Cl हो गया। तो ओनली एंड ओनली किस चीज का डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर अदर देन वाटर है, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ब्रैकेट के अंदर और बाहर जितने हैं सिर्फ उस चीज का डिफरेंस है, क्लियर। तो यहां पर भी 3 क्लोरीन, यहां पर 6, यहां पर, हाँ बिल्कुल बेटा, बाहर यहां पर 2 अमोनिया आएंगे। क्या हुआ, आइए 1 मिनट, हाँ यस 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 यस, ये देखो थोड़ी देर के लिए हम जाए नहीं, समोसा खाने गए मैम, नहीं आया समोसा अभी तक, नहीं आया समोसा अभी तक। नालायकों, लिख लिया करो इतनी देर में, लिख लिया करो बेटा इतनी देर में, ठीक है। यस बेटा, तो यहां पर इस आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस होता है बेटा, कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर कितने हैं। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा। जितने भी पॉसिबल लिंकेज आइसोमर्स बन सकते हैं बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। यस बेटा करो सॉल्व। एक बच्चा बोल रहा है मैम आप हर एग्जाम्पल में 6 को सेटिस्फाई क्यों कर रही हो कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा ये क्वेश्चन आपको मुझे तब पूछना चाहिए था जब मैंने वर्नर थ्योरी पढ़ाई थी। वर्नर थ्योरी में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इवन अब तो हम कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कर चुके हैं ना डिस्कस, कर चुके हैं नहीं कर चुके, फिर कैसे पूछ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों सेटिस्फाई कर रहे हो। नालायकों, अगर सामने आ गए ना किसी दिन बहुत बुरा पिटोगे। चलो आ जाओ बताओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाओ। तो हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म में अभी आपको क्या सिखाया था बेटा, हमने ये डिस्कस किया था, हमें ये पता है पहचानो कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्यों है, कितने हैं। जैसे ही दिखाई दे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, क्या करना है, आपको ढूंढने हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं,
कैसे पहचानते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर एम्बिडेंटेट कौन कौन है? कार्बन मतलब साइनाइड और नाइट्रो। तो चलो बनाते हैं इनके पॉसिबल आइसोमर्स। सेंट्रल मेटल अमोनिया है, अमोनिया एज इट इज बना दिया 4। एक बार हमने क्या किया, साइनाइड रखा मतलब कार्बन डोनर रखा, और एक बार नाइट्रो एज इट इज रखा। अब क्या करते हैं, साइनाइड में एक बार क्या करते हैं बेटा, साइनाइड में एक बार हम नाइट्रोजन डोनर बना देते हैं, तो हम इसको NC लिखेंगे, ठीक है, और NO2 को एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, जब हमने इसको NC रखा तो हमने एक बार डोनर रखा इसके साथ, कौन, नाइट्रोजन, तो एक बार हम ऑक्सीजन रख लेते हैं ONO। क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्या बनेगा, कोबाल्ट अमोनिया होल 4 साइनाइड एज इट इज, और डोनर रख दिया ONO। क्या किसी को और कोई पॉसिबल आइसोमर दिख रहा है? यहां पर अगर मैं पूछूं तो डोनर कौन कौन थे? यहां पर साइनाइड और नाइट्रो के डोनर हमने कौन कौन रखे? यहां पे साइनाइड का डोनर कार्बन रखा, तो यहां पे नाइट्रोजन रखा। यहां पर हमने साइनाइड का डोनर नाइट्रोजन रखा, तो यहां भी नाइट्रोजन रखा। यहां पर हमने डोनर नाइट्रोजन रखा, तो यहां ऑक्सीजन रखा। यहां पर डोनर हमने कार्बन रखा, तो यहां ऑक्सीजन रखा। क्या एक भी रिपीट हो रहा है? बताओ जल्दी, क्या एक भी रिपीट हो रहा है? एक भी रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स एक भी रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यस, ये सब के सब आपस में क्या हुए बेटा? जल्दी से बता दो, क्या बोलेंगे इन्हें? बिल्कुल बेटा, नोट डाउन कर लो, ये चारों आपस में लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो बेटा। मैम तो सारे एग्जाम्पल वर्नर के हिसाब से हैं। हाँ जी PW स्टूडेंट, सारे एग्जाम्पल वर्नर के हिसाब से ही तो है, कॉम्प्लेक्स कहां से उठाओगे? हमने अब तक जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 वाले ही तो पढ़े ना बेटा, ठीक है। तो डोनर एक भी मैच नहीं कर रहा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी थी? कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, और बोलो और कोई पॉसिबिलिटी थी? नहीं थी। क्लियर? नोटेड? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं यहां लिखवा देती हूं, दैट क्या बोला बेटा मैंने, क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट चेंजेस, नॉट चेंजेस। बट क्या होता है बेटा? बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स as ligands change। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है एकदम? यस बेटा, सॉल्वेट वाला रिपीट कर दें बेटा। सॉल्वेट इज ऑल अबाउट, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके अंदर और बाहर अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ अगर कंपाउंड का सेम है, तो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और अगर लीगेंड वाटर के अलावा कोई और न्यूट्रल लीगेंड है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर? यस बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप है, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। Coordination isomerism. This isomerism arises due to difference in ligands
इन कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स आयन्स है, क्या है बेटा, दो कॉम्प्लेक्स आयन्स है, और क्या हो जाए, उन दोनों में आपस लीगेंड एक्सचेंज हो जाएं, क्या हो जाए बेटा, दोनों में सिर्फ और सिर्फ लीगेंड्स एक्सचेंज हो जाएं, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में, डिफरेंस इन लीगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स आयन्स, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखना बेटा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, दैट इज, वापस पूछ रहे हैं ध्रुव राय जी, ध्रुव राय जी पूछ रहे हैं, मैम प्लीज बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों सेटिस्फाई कर रही हो। बेटा एक बार आप सारे बैकलॉग लेक्चर्स देखिए, जितना प्यार से कोऑर्डिनेशन पढ़ाया है ना, उतना आप हमारे सर पे डांस कर रहे हो। वो लेक्चर ना लेने के लिए बेटा, रिकॉर्डेड ऐप में पढ़े रहने के लिए नहीं है। कल मैंने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है उनके लिए, ये जब बैच स्टार्ट हुआ था ना, तो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स थे इस बैच में, लेकिन अब रह गए गिने चुने जो कि रेगुलर थे, और सिलेक्शन भी इतनों का ही होता है, ठीक है। यस बेटा बिल्कुल, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। CONH3 होल 6 CrCN6, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन भी है, क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी है। तो इसका हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या बन सकता है बेटा, कि ये जो कैटायन एनायन है आपस में लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लें, क्या कर लें बेटा, आपस में लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लें, तो क्या बन जाएगा, फॉर एग्जांपल COCN6 और CrNH3 होल 6। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये क्या हुआ करते थे बेटा, पहले हमने पढ़ा था पहली क्लास में, ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन, यहां पर ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन। ये जो दोनों मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये जो दोनों मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इन कैटायन एनायन में, इन कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है बेटा, लीगेंड्स का। ये इसके साथ लीगेंड्स एक्सचेंज हो गए, और भी पॉसिबल बन सकते थे, कैसे, 6 अमोनिया है, 5 अमोनिया 1 साइनाइड, 4 अमोनिया 2 साइनाइड, 3 अमोनिया 3 साइनाइड, 2 अमोनिया 4 साइनाइड, 1 अमोनिया 5 साइनाइड। क्लास तो टाइम से ही खत्म करनी है, यहीं पे है लाइव फिर। यस बेटा, दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, जल्दी से बता दो, दोनों में सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स का डिफरेंस है। तो ये आपस में क्या हुए बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जब दोनों में सिर्फ और सिर्फ, मैम एक बार नोट फिर से समझाओगे, समझ नहीं आया। सक्षम सलूजा, बहुत पिटाई हो जाएगी, सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, देख लो एक बार, देख लो एक बार, ठीक है। यस बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, क्या नाम है बेटा, अब तक हमने जितने भी आइसोमेरिज्म डिस्कस किए, ठीक है, उसमें डिफरेंस किसी भी चीज का नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पे नाम था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो बस जो हमारे पास कंपाउंड कोऑर्डिनेशन फॉर्म में प्रेजेंट है, उनको अगर वो डिफरेंट, अगर वो चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
ये हमारे पास था लिंकेज, लिंकेज में जो डोनर एट साइट है एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से अराइज हो रहा था। फिर सॉल्वेट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड आउटसाइड। नेक्स्ट आयनाइजेशन में जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है वो अगर हमारे पास डिफरेंट है तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाता था। अब हम जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वो कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्सेस आपस में कंबाइन होकर एक डाइमर बनाते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है दैट इज 2 प्लैटिनम अमोनिया होल ट्वाइस Cl2, ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स और यहां पर ये क्या बना सकता है, प्लैटिनम अमोनिया होल 4 एंड PtCl4। क्या हुआ बेटा, इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन ने क्या बना दिया बेटा, एक कॉम्प्लेक्स आयन ने डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया। यह है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब तक जो हमने 4 पढ़े थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तक जो हमने 4 पढ़े थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एडिशनल करवा रही हूं। क्लियर? तो अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है बेटा, जब जब एक कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर दे तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। इट अराइजेस व्हेन कंपाउंड हैविंग वन कॉम्प्लेक्स आयन गेट पॉलीमराइज। ठीक है, इट अराइजेस व्हेन वन कॉम्प्लेक्स आयन गेट पॉलीमराइज। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? राहुल कुमार जी बोल रहे हैं मैम तो आप YouTube पर करते ही हो मैम, क्या करते हैं बेटा, क्लास में इंटरेस्ट नहीं है। चैंपियन शर्मा मैम आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलतफहमियां अच्छी होती है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती हैं। क्लियर? यस बेटा, निखिल साहू N2O5, लेकिन बेटा N2O5 को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मैम ये चैप्टर बैकलॉग में है, किसी और चैप्टर से लिंक्ड है क्या ये चैप्टर? ये किसी चैप्टर से लिंक्ड नहीं है नालायको, तुम पढ़ तो लो पहले। बैकलॉग की बातें तुम हर क्लास में करवा लो, हर क्लास में। ये बैकलॉग जैसा मिथ तुम लोग जैसे क्रिएट करते हो, रेगुलर क्लास अटेंड होती नहीं है फिर बैकलॉग रोते हो, यही काम रह गया बस अपने पास, है ना। दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सिंपल, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन जब पॉलीमराइज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? वेरी गुड सुंदरम संजय पाठक जी। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। हालांकि ब्रिज लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्सेस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट में भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो दिए ही नहीं है, तो उस पे इतना फोकस नहीं करना। लेकिन वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ब्रिज लिगेंड्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ब्रिज लिगेंड्स होते हैं, उस केस में अगर लिगेंड्स आपस में एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू exchange in position of ligands in bridge complexes, बेटा ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिनमें ब्रिज लिगेंड होते हैं। ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं, बहुत ही इजी है बेटा, ध्यान से देखना। मान लो एक कॉम्प्लेक्स है,
कॉम्प्लेक्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट है एक लीगेंड दैट इज अमोनिया होल 4 Cl2। ये एक लीगेंड है बेटा, ये लीगेंड है, ये लीगेंड है। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अमोनिया 4 रख लेते हैं, ठीक है, अमोनिया 4। फिर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है कोबाल्ट। यहाँ पर ब्रिज लीगेंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये NH अमीन दैट इज OH, ये ब्रिज पोजीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फिर से सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है मान लो Cl2 Br2। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमारे पास वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन ये जो है ये हमारा वही सेंट्रल मेटल एटम है। दो होते हैं बेटा, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है ये होते हैं बेटा ब्रिज लीगेंड्स, ये ब्रिज पोजीशन होती है। और यहाँ पर भी नॉर्मल लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रिज लीगेंड्स। ये भी लीगेंड्स होते हैं लेकिन ये नॉर्मल लीगेंड्स होते हैं, ये नॉर्मल लीगेंड्स होते हैं। अब इस केस में यहाँ पर ये जो ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस वाले कॉम्प्लेक्सेस में अगर ये लीगेंड्स आपस में एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लें तो वो होते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो क्या बन जाएगा बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिख दिया अमोनिया ट्वाइस और यहां से मैं ले गई Cl2 उधर और यहां पे कोबाल्ट एज इट इज, ये ब्रिज लीगेंड्स एज इट इज, यहां पर कोबाल्ट एज इट इज, यहां पर ये कोबाल्ट, यहां पर Br2 एज इट इज, और वो दो अमोनिया इधर आ गए। तो क्या हुआ बेटा, ब्रिज लीगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस में जब लीगेंड्स एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, यहां हमने जिक्र किया था। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंटली हमारे पास 5 तरीके के हैं। नंबर 1 आयनाइजेशन आइसोमर्स, वो दो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट आयन का, वो होते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। सेकंड लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स सिर्फ और सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स शो कर सकते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, वो लिगेंड्स जिनकी 2 डोनर साइट होती है लेकिन एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर हमने डिस्कस किया सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो वहां पर H2O का नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर का ही डिफरेंस है सिर्फ कॉम्प्लेक्स में, तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और अगर वही लिगेंड अदर देन वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वो न्यूट्रल है, तो वो हो गया सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फिर हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में वो कॉम्प्लेक्सेस जहां पे कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं, अगर कैटायन एनायन में जो लिगेंड्स है आपस में एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो आपस में होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जहां पे ब्रिज लिगेंड्स होते हैं, उनमें अगर दो कॉम्प्लेक्सेस में सब कुछ सेम है लेकिन इधर और इधर वाले लिगेंड्स आपस में एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर ले, तो उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। रेस्ट हम इसका क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं और वो हमारे पास क्या टॉपिक है बेटा, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अभी हमने बताया ही था, दैट अराइजेस ड्यू टू spatial arrangement of atoms in 3D। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसे हम और क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम और बोलते हैं दैट इज स्पेस आइसोमेरिज्म।
क्या बेटा, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई हुआ है, ये फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई हुआ बेटा। एक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल और एक है हमारे पास ऑप्टिकल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, क्या बताया था, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, और फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव, कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव more than one type, more than one type of bond angles, more than one type of bond angles in it। क्योंकि बेटा एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल अगर नहीं होंगे तो वो जीआई शो नहीं कर सकता। इसीलिए द इंपॉर्टेंट नोट, क्या नोट है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सक्यूज मी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं नॉट शोज जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, बिकॉज ओनली one type of bond angle is present, that is 109.5 डिग्री। ठीक है, एक बार पेन लेकर आओगे धीरज, पेन 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 कैसे होते, यस बेटा। अब बात करते हैं कैसे हम इनको देखते हैं, जो मैंने पॉइंट लिखा है वो मैं अभी समझा देती हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या देखना है, कंपाउंड, कंपाउंड नॉट शोज एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, एनी टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एनी टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है पता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा, अ प्लेन विच कट्स द मॉलिक्यूल, which cuts the molecule into two equal halves, into two equal halves। अभी समझते हैं बेटा ये पॉइंट, ज्यादा ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, अभी पेन आ जाने दो ताकि आपको जीआई ओआई दोनों समझ में आ जाएगा। वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे, एक बार आप नोट डाउन कर लो, ये चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, पेन से समझाती हूं मैं अभी सब कुछ। यस बेटा, नोट डाउन कर लो। रिशान जेड बेटा पढ़ने पे ध्यान दे लो, पढ़ने पे ध्यान दे लो बेटा, एक एक मॉलिक्यूल को भी इमेजिन करके समझाते हैं आपको ताकि आप कंपेयर कर पाओ जीआई और ओआई के बारे में। डोंट वरी, अभी रुक जाओ, तब तक कि नोट डाउन कर लो बेटा, अभी एक एक पॉइंट समझाते हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया सुंदरम जी। देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने एक पॉइंट बोला, हमें एक ही टाइप का पढ़ना है, सिस ट्रांस। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया है, क्या हुआ आपको पता है, आपका ब्लूटूथ ऑफ था, यहाँ पे गाने चल रहे थे, बच्चे ध्यान दो थोड़ा सा। चलो बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है एक बात बताओ, है ना, मैंने एक पॉइंट लिख ही दिया है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई जीआई शो नहीं करता।
बताते हैं क्यों नहीं करता। बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा ही होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, जल्दी से बता दो। ऐसा ही होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार का होता है या नहीं होता है बेटा, कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल सारे होते हैं 109.5 डिग्री, इतना ही होता है बेटा। अगर सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है तो आप कैसे देखोगे सिस और ट्रांस, नहीं देख सकते। मान लो इधर इधर लीगेंड सेम हो गया तो इधर इधर सारे अरेंजमेंट सेम है, इसलिए हमने ये पॉइंट आपको लिखवाया बेटा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो जीआई शो नहीं करते, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है, दैट इज 109.5 डिग्री। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीआई के बारे में, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और हमें यहाँ पर एक ही टाइप पढ़ना है, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात की किसके बारे में बेटा, सबसे पहले मैंने बात की दैट इज जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, क्या वो जीआई शो करते हैं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्योंकि बेटा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है उसमें तो लीगेंड ही 2 होंगे, और अगर उसमें 2 ही लीगेंड होंगे तो कौन सिस और कौन ट्रांस। सेम उसी तरीके से बेटा जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वालों की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले भी कोई जीआई शो नहीं करते। क्लियर। वहीं पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की तो हमारे पास 2 तरह की शेप्स होती थी। कौन कौन सी शेप्स होती थी बेटा, कौन कौन सी शेप्स होती थी बेटा, एक होती थी टेट्राहेड्रल, क्या होती थी बेटा, टेट्राहेड्रल, और दूसरा कौन सा होता था बेटा, दूसरा होता था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इस केस में अगर एक टेट्राहेड्रल है दूसरा स्क्वायर प्लेनर है, तो अगर अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तब तो समझ आ जाएगा हाँ नहीं हो सकता इसमें तो। बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं किस तरीके के होते हैं बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लीगेंड, ये लीगेंड, ये लीगेंड और ये लीगेंड। क्लियर। अब इस केस में 1 2 3 4 4 लीगेंड्स होते हैं, तो यहां पर आपको सिस ट्रांस देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो व्हेन ligands, when 2 ligands are present on 90 डिग्री टू ईच अदर, अगर आपस में कितने एंगल पर है बेटा, 90 डिग्री पर है, तो वो क्या हो जाएंगे, सिस। और वहीं पे अगर वो लिगेंड्स आपस में 180 डिग्री पे हैं, when two same ligands, when two same ligands, when two identical ligands are present on 90 डिग्री, तो वो होते हैं सिस। और अगर वो आपस में 180 डिग्री पे हैं तो वो क्या होंगे बेटा, ट्रांस। क्लियर। तो यस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है। किस तरीके से होता है बेटा, देखना ध्यान से, देखना बच्चे ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है। ये हमारे पास मेरा हाथ जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम, और ये 4 पेन के जो कॉर्नर है वो है हमारे लीगेंड्स। अब इस केस में ये वाला लीगेंड
इस वाले लिगेंड के साथ 180 डिग्री पे है, लेकिन ये वाला इसके साथ 180 पे है, लेकिन ये आपस में 90 डिग्री पे है, ये आपस में 90 डिग्री पे है, ये आपस में 90 डिग्री पे है, ये आपस में 90 डिग्री पे है। अगर दो सेम लिगेंड आपस में 90 डिग्री पे हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं किसका बेटा? वो फॉर्मेशन करते हैं सिस का। और अगर दो लिगेंड्स आपस में 180 डिग्री पे हैं तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? वो हो जाएंगे दैट इज ट्रांस आइसोमर। समझ आया या नहीं? पहले तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी। ठीक है, अब मैं आपके साथ सारे टाइप्स डिस्कस करने वाली हूं, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूं। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं एक ब्रैकेट में इस तरीके से, एक ब्रैकेट में इस तरीके से, तो पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पता है बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ जल्दी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड को। मैम सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जहां पर बायडेंटेट मतलब जिसकी डेंटिसिटी 2 है और जिसका डोनर साइड सेम है। फॉर एग्जाम्पल EN, अगर EN ट्वाइस लिखा हुआ है तो ये क्या होता था बेटा? इथाइलीन डायमीन। तो यहां पर ये सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है, दोनों का डोनर एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ही है। तो इस केस में अगर इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, क्योंकि मैं ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिलर दोनों में एक एग्जाम्पल लेके चलूंगी, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल OX, ठीक है, तो OX ये मैंने ट्वाइस गलत लगा दिया EN इस तरीके से, मतलब A से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एक एग्जाम्पल ये भी है, क्योंकि ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इस केस में दोनों सिमेट्रिकल हैं और दोनों का डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा A से। वहीं से अगर बेटा मैंने रिप्रेजेंट किया किसी को B से, तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अगर मैं कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल लूंगी तो ये रिप्रेजेंट करता है असिमेट्रिकल, ये रिप्रेजेंट करता है असिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड्स। असिमेट्रिकल का मतलब पता है क्या है बेटा? जो सिमेट्रिकल नहीं है। बायडेंटेट है मतलब उसकी डोनर साइड 2 है, लेकिन दोनों का डोनर एटम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लाय, तो इसका फुल फॉर्म क्या था बेटा? हमने पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म था ग्लाइसिनेटो। बताओ क्या होता था बेटा? एक केस में डोनर एटम O माइनस है और एक तरफ नाइट्रोजन है, यही होता था बेटा। दैट इज असिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। क्या होता है बेटा? ये असिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। दोनों का डोनर साइट अलग अलग है, दोनों का डोनर साइट अलग अलग है, दोनों में 2 डोनर साइट है। तो अगर मैं कभी AB लिख रही हूं तो समझ जाना कि मैम ने हर असिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड की बात की है। और अगर मैं ब्रैकेट में AA लिख रही हूं, यानी कि कोई ऐसा लिगेंड जहां पर उसकी डेंटिसिटी 2 है और दोनों का ही डोनर एटम भी सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछती जाती हूं, आपको बताते जाना है, क्या वो कॉम्प्लेक्स GI शो करेगा? आपके सामने है एग्जांपल्स, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कंपाउंड्स शोज GI, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और कंडीशन आपको पता ही है, ठीक है।
हाँ बेटा, सोच समझ के जवाब देना, और जहां आप लिखो ना कि हाँ ये जीआई शो करेगा, उसमें बना के भी देख लेना। आइडेंटिफाई करो बेटा। करो बेटा। यस बेटा, बताओ। स्टार्ट करते हैं इधर से। तो आपको तो पता ही है जीआई शो करने के लिए क्या चाहिए। जीआई शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बेटा, कि पहली बात कि दो तरह के बॉन्ड एंगल चाहिए, और अरेंजमेंट भी तो डिफरेंट बन सके, कि दो 90 डिग्री पे सेम लिगेंड आ जाएं तो दो अपोजिट पे आ जाएं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, पहला कॉम्प्लेक्स है MA4। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स बना सकती हूं ऐसा, जहां पर मैं चारों यूनिडेंटेड लिगेंड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं। क्या बेटा इसकी और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो? यहां पर तो 90 डिग्री या 180 डिग्री पे डिफरेंट एटम दिखाने के लिए है ही नहीं, तो क्या लिखूंगी बेटा? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो और बताओ जल्दी से। सेकंड वाला देखकर बताओ। यहां पर हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया M, एक इधर B बना दिया, एक इधर A बना दिया, एक इधर A बना दिया, और चौथा भी A है। ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। क्या है बेटा? यूनिडेंटेड लिगेंड्स। क्या और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो? नहीं। क्यों? कुछ भी कर लो, 90 डिग्री पे तो दो सेम है ही है, 180 पे भी दोनों सेम रहेंगे ही रहेंगे, तो इसकी भी और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। दैट मीन्स नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो बेटा, MA2B2। देखो ध्यान से, MA2B2 को ध्यान से देखो। क्या कर सकते हो बेटा? MA2B2 में एक बार आपने ये A आपस में कहां रख लिए बेटा? 90 डिग्री पे रख लिए। अगर दो A आपने एक बार 90 डिग्री पे रख लिए, तो दूसरी बार क्या कर सकते हो? दूसरी बार A की जगह कोई भी यूनिडेंटेड लिगेंड ले लो बेटा। इस बार A क्या है? दोनों आपस में कैसे है बेटा? 180 डिग्री पे है। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। तो बिल्कुल ये जीआई शो कर रहा है। दैट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है MABCD। अब क्या ये जीआई शो करेगा? बताओ, सोच समझ के बताओ, क्या इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसको बनाने का ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी, और इसके तीनों आइसोमर्स मैं आपको भी बाहर बनवाऊंगी। बट हाँ, दैट शोज जीआई। मैं भी बनवाऊंगी, इसकी यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूं। इसकी बात करते हैं MAA ट्वाइस।
ए ट्वाइस का मतलब मैंने अभी बताया था, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं बेटा? जो बाइडेंटेट यानी कि जिनकी डोनर साइड 2 है, जिनकी डोनर साइड 2 है। हाँ, जिनकी 2 डोनर साइट है। अब जिनकी 2 डोनर साइट है और दोनों डोनर एटम भी सेम है, और मस्ट कंडीशन पता है क्या होती है? कि बाइडेंटेट वालों को आपस में आपको हमेशा 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते कि एक का इथाइलिन इधर ले लिया तो डायमीन उधर ले लिया, दोनों को आपस में हमेशा 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। तो ये कोई जीआई शो नहीं करेगा। आप चाहो तो बना के देख लो, डोनर एटम सेम है, क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, MAABC। बताओ बेटा सोच समझ के, क्या ये जीआई शो करेगा? MAABC नहीं शो करेगा भाई, डोनर साइड उसकी सेम है, ये हमेशा 90 डिग्री पे रहना ही रहना है, तो इसको आप कभी 180 पे ला ही नहीं सकते। बी और सी को आप 90 पे ही रखोगे तो 90 पे ही रखना पड़ेगा। आप सोचो कि आप एक बार इस तरीके से बना दोगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका AA, ठीक है, तो एक बार बी इधर आ गया, एक बार बी सी इधर आ गया, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि बी और सी आपस में 180 पे आ जाए, लेकिन उसके लिए इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। और ये वाले जो लिगेंड्स होते हैं ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स आर ऑलवेज placed at 90 डिग्री टू ईच अदर। यानी कि वो लिगेंड को आप अलग अलग नहीं कर सकते कि एक ए को यहां रख दिया, एक ए को यहां रख दिया, वो तो हमेशा आपस में 90 डिग्री पे ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम बनवाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, MAA ट्वाइस B2, क्या ये शो कर सकते हैं? ये भी कोई जीआई शो नहीं करेंगे। मैम ऐसा क्यों? आप बना के देख लो, आपके पास 4 ही तो पोजीशन है, इनको तो आपस में आपको रखना ही है 90 डिग्री पे, और अगर इन्हें 90 डिग्री पे रखना है तो ये जो 2B है, ये 2B भी हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेंगे, क्योंकि 2 ही पोजीशन बची, ये आपस में कभी 180 पे आ ही नहीं सकते, तो सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नो जीआई। MA2B2 ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये तो हमने अभी बनाया। यस, ये थर्ड वाला ही तो केस है। नेक्स्ट देखो बेटा, MA2BC बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार हमने A को रख लिया आपस में 90 डिग्री पे, तो ये B, ये C। When two same ligands are present at 90 डिग्री टू ईच अदर, तो सिस, और एक बार हमने इस A को कहाँ रखा बेटा? इस A को कहाँ रखा बेटा हमने? एक बार इसको हमने रखा 180 डिग्री पे, तो ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए ट्रांस। तो बिल्कुल दैट शोज जीआई, ये हो गया इसका सिस और ये हो गया ट्रांस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, MAB ट्वाइस। AB ट्वाइस का मतलब क्या है बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड है, ब्रैकेट AB से पता चल गया, 2 है, ठीक है, लेकिन AB का मतलब है कि दोनों की डोनर साइट अलग है। अगर दोनों डोनर साइट अलग है तो हमने क्या किया? AB तो यहां रखना ही था, ठीक है, एक बार हमने यहां B रखा, यहां A रखा, और इधर भी हमने यहां B रखा, यहां A रखा। जो बाइडेंटेट होते हैं उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बार हमने दोनों की सेम डोनर साइट को आपस में 90 डिग्री पे रखा, और एक बार हमने इन डोनर एटम्स को आपस में कैसे रख लिया बेटा? आपस में हमने इन्हें रख लिया ट्रांसपोजिशन में। तो ये बिल्कुल अपने आप में कैसे हो गए? सिस ट्रांस। तो ये जीआई शो करेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई पॉसिबल केस नहीं है जो जीआई शो करे।
मैम आपने ना ये जो लिखा है ना हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैम आप एग्जाम्पल से बता सकते हो? बिल्कुल बता सकती हूँ, ठीक है। देखो बेटा, MA4 एग्जाम्पल, अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए PTCl4 GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये इसी का तो एग्जाम्पल है। ए का मतलब क्या था? यूनिडेंटेट लीगेंड। जब तक ब्रैकेट ना आए, जब तक ब्रैकेट ना आए सारे यूनिडेंटेट है, चाहे कितने भी हो। तो MA4 का मतलब ये था, M बोले तो सेंट्रल मेटल एटम, वो हो गया प्लेटिनम। A4 यानी कि 4 यूनिडेंटेट लिगेंड है और चारों कैसे है? आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल PTCl4। तो PTCl4 GI शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। CONH3 होल 4 नहीं करेगा। सब सेम टाइप के एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल बताती हूं, MA3B फॉर एग्जाम्पल PTNH3 होल 4 Cl। दैट मीन्स चारों लिगेंड यूनिडेंटेट है, हाँ जी, लेकिन 3 सेम है, एक अलग है। 3 अमोनिया, एक अलग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? MA3B टाइप। MA3B टाइप। MA2B2, MA2B2 का मतलब क्या है? MA2B2 का मतलब है कि 4 लिगेंड है, चारों मोनोडेंटेट है, जिसमें 2 सेम है और 2 सेम है। सिस्प्लेटिन, जब दोनों अमोनिया आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो सिस्प्लेटिन, 180 ट्रांसप्लेटिन। सिंपल। इसका एग्जांपल MABCD, प्लेटिनम, अमोनिया, Cl, Br, फ्लोरीन। MABCD टाइप हो गया, सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, चारों लिगेंड यूनिडेंटेट और चारों डिफरेंट है। Ma ट्वाइस, CO, En ट्वाइस। तो ये इसी का तो एग्जांपल है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, En को हमेशा साथ में रखना पड़ेगा, तो ये कोई GI शो नहीं करेगा। वहीं पे MAABC यानी कि एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, 2 यूनिडेंटेट। इसका एग्जांपल कोबाल्ट, En, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लियर? इस तरीके से बेटा ये एग्जांपल्स होते हैं, इसी तरीके से ये सारे होते हैं। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। और प्रैक्टिस करवाऊंगी, और अभी मुझे GI बनाने की ट्रिक भी बतानी है। तो अगली क्लास में मैं आपको ये वाला तो करवाऊंगी, साथ के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के GI देखना और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम PYQ स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करके आना और प्रैक्टिस करवा दूंगी बेटा मैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।